दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। हम सब ने अपने जीवन में भारत के बदलते हुए रूप को देखा है। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, यह सिर्फ तारीखों का फर्क नहीं है, बल्कि यह एक युग परिवर्तन है। 2014 से पहले हम जिस भारत में जी रहे थे वह चुनौतियों से घिरा हुआ था। भारत के बड़े बड़े मामले सुर्खियों में थे। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, युवाओं में निराशा थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे और वैश्विक मंच पर भारत की छवि कमजोर मानी जाती थी। लेकिन 2014 के बाद जब देश में नया नेतृत्व आया तो भारत ने खुद को एक नई ऊर्जा, नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ पेश किया। न्यू इंडिया का नारा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह भारत की पहचान बनने लगा। अब आइए देखते हैं कि आखिर कैसे 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत किन किन बिंदुओं पर अलग है। 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कई बड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। जीडीपी ग्रोथ लगातार गिर रही थी। 2012-13 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5% के आसपास रह गई थी, जो उस समय की एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम मानी जाती थी। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा था। 2013 तक रुपया 68 के पार पहुंच गया था। महंगाई डबल डिजिट में थी। रोजमर्रा के सामान से लेकर खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही थी। बड़े बड़े घोटाले, 2G, कोयला घोटाला, CWG घोटाला ने निवेशकों का विश्वास हिला दिया था। उस समय विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से डरते थे। देश में उद्योगपतियों को लगता था कि भारत की नीतियां अस्थिर हैं। पॉलिसी पैरालिसिस शब्द आम हो चुका था। 2014 के बाद आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाया गया। मेक इन इंडिया जैसी पहल से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की गई। GST लागू हुआ, जिसने पूरे देश को एक एकीकृत बाजार बना दिया। नोटबंदी और डिजिटल इंडिया ने कैश लेन देन की काली अर्थव्यवस्था पर चोट की और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया। विदेशी निवेश, जिसको हम FDI बोलते हैं, रिकॉर्ड स्तर पर आया। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गया। 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ 7% से ऊपर रही, जो दुनिया की सबसे तेज मानी जाती है। पहले लोग बैंकों से ज्यादा कैश पर भरोसा करते थे, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट्स ने सिस्टम बदल दिया। मिडिल क्लास के लिए टैक्स सिस्टम आसान हुआ। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिला। 2014 से पहले भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां गिनी चुनी थी, लेकिन आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत में खड़े हैं। अब विदेश नीति पर प्रकाश डालते हैं। भारत की विदेश नीति बहुत हद तक डिफेंसिव थी। पड़ोसी देशों से रिश्ते बहुत खराब हो रहे थे। पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा था और भारत अक्सर मजबूर राष्ट्र की तरह दिखता था। चीन के साथ सीमा विवाद पर भी भारत की आवाज कमजोर पड़ती थी। अमेरिका और यूरोप में भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन समझा जाता था। भारतीय प्रधानमंत्री शायद ही कभी वैश्विक मंचों पर इतने एक्टिव दिखते थे। 2014 के बाद भारत ने अपने आप को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान को आतंकवाद पर पूरी दुनिया के सामने नंगा किया। चीन की नीतियों का मजबूती से सामना किया। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों से रिश्ते मजबूत किए। G20 की अध्यक्षता भारत ने की और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता दिया। अब भारत को सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर माना जाने लगा। पहले भारतीय पासपोर्ट को उतना सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत ज्यादा गंभीर हुआ है। विदेश नीति का असर सीधे व्यापार, रोजगार और वैश्विक छवि पर पड़ा है। 2014 से पहले भारत की विदेश नीति संकोच और मजबूरी वाली लगती थी, जबकि 2014 के बाद यह आत्मविश्वास और नेतृत्व वाली हो गई। अब बात सेना की करें तो 2014 से पहले भारत की सेना तो दुनिया की सबसे बहादुर सेना मानी जाती थी, लेकिन हमारी रक्षा नीति और सैन्य तैयारी बहुत पीछे मानी जाती थी। पुराने हथियार थे और देरी से फैसले होते थे। भारत की सेना के पास हथियार तो थे, लेकिन उनमें से बहुत से पुराने हो चुके थे। एयरफोर्स में MiG-21 जैसे पुराने जेट अब भी चल रहे थे, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार और देरी आम बात थी। बोफोर्स घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला जैसे मामले बार बार सुर्खियों में आते थे। सेना को आधुनिक बनाने के फैसले अक्सर फाइलों में अटक जाते थे। सीमा पर भी चुनौतियां थीं। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारत भेजता था। मुंबई 26/11 जैसा हमला हो गया, लेकिन भारत कोई ठोस सैन्य जवाब नहीं दे पाया। चीन आए दिन सीमा पर अतिक्रमण करता था, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया नरम रहती थी। जवान शहीद होते रहे, लेकिन देश में गुस्से के बावजूद सरकारें सिर्फ कड़े कड़े बयान देती रही। जवानों के साहस में कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि दिल्ली में बैठे नेता उनके बलिदान का मजबूत जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सेना को आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बेहतर सुविधाओं की जरूरत थी, लेकिन अक्सर बजट और राजनीति में उलझकर यह सब अधूरा रह जाता था। 2014 के बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति और सेना की भूमिका को बिल्कुल नए सिरे से बढ़ाया।
पहले जो रक्षा सौदे सालों तक अटके रहते थे उन्हें तेजी से पूरा किया गया। राफेल जेट भारत आए, जिसने भारतीय वायुसेना को नई ताकत दी। मेक इन इंडिया के तहत अब देसी हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बनने लगे। आर्टिलरी गन, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और नेवी के लिए आधुनिक पनडुब्बियां सेना में शामिल की गईं। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मार सकता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जैसे मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यह वो भारत था जिसकी लोग सालों से उम्मीद कर रहे थे। एक ऐसा भारत जो सिर्फ शहीदों की गिनती न करे बल्कि दुश्मन को उनके घर में घुसकर जवाब दे। 2020 में गलवान घाटी में चीन से झड़प हुई, लेकिन भारत ने अपने जवानों के बलिदान के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। लद्दाख और अरुणाचल में भारत ने तेजी से सड़कें, पुल और एयरबेस बनाए ताकि सेना तुरंत किसी भी मोर्चे पर पहुंच सके। अब चीन भी समझने लगा है कि भारत उसकी चुपचाप घुसपैठ की रणनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। जवानों को आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बेहतर हथियार मिले। 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई जो दशकों से अटकी थी। इससे रिटायर सैनिकों को बहुत राहत मिली। हर बड़े सैन्य ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री और सरकार खुलकर सेना के साथ खड़ी दिखाई दी, जिससे जवानों का मनोबल 2 गुना हुआ। 2014 के बाद से भारत ने विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटाई और खुद अपने टैंक, राइफल, हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाने शुरू किए। आत्मनिर्भर भारत अभियान से रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई मिली। अब भारत न सिर्फ अपने लिए हथियार बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है। 2014 से पहले आम लोग गुस्से में कहते थे कि हमारे जवान मरते हैं और सरकार सिर्फ बयान देती है, लेकिन 2014 के बाद लोग गर्व से कहते हैं कि अब भारत जवाब देता है और खड़ा जवाब देता है। जवानों की इज्जत बढ़ी है, सेना पर भरोसा और मजबूत हुआ है। आज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जय जवान जय भारत का नारा जोश के साथ लगाते हैं। 2014 से पहले की रक्षा नीति को लोग धीमी, कमजोर और भ्रष्टाचार से घिरी हुई मानते थे, लेकिन 2014 के बाद भारत की रक्षा नीति तेज, आत्मनिर्भर और आक्रामक हो गई। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि दुश्मन को यह संदेश देता है कि भारत को छेड़ोगे तो भारत तुमको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, किसी भी देश की मजबूती सिर्फ उसकी बाहरी सीमाओं से नहीं आंकी जाती बल्कि उसकी आंतरिक सुरक्षा से भी मापी जाती है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती रही है। 2014 से पहले भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे और सांप्रदायिक हिंसा आम खबरों में रहती थी, लेकिन 2014 के बाद इस तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले की स्थिति थी आतंकवादी हमलों की भरमार। 2001 संसद हमला, 2005 दिल्ली बम धमाके, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाके, 2008 का 26/11 मुंबई हमला। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि आतंकवादी संगठन भारत को लगातार निशाना बना रहे थे। 2010 आते तक भारत छोटे बड़े धमाकों की इतनी घटनाएं झेल चुका था कि लोग डर के साए में जीने लगे थे। जम्मू कश्मीर आतंकवाद का अड्डा बन चुका था। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के जंगलों में नक्सली गुट हावी थे। 2010 दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, इसने पूरे देश को झकझोर दिया था। सरकारें बार बार वादे करती, लेकिन जमीनी स्तर पर नक्सलियों का असर कम नहीं हो रहा था। 2013 का मुजफ्फरपुर दंगा हो या उससे पहले का गोधरा और असम के दंगे, हर साल किसी न किसी हिस्से में हिंसा भड़क जाती थी। कानून व्यवस्था कमजोर नजर आती थी। आम आदमी का भरोसा सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर कम होता जा रहा था। लोग कहते थे, हमारे देश में नेता सिर्फ बयान देते हैं, आतंकवाद को खत्म करने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। 2014 के बाद भारत ने आंतरिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। आतंकवाद पर सीधा वार हुआ। 2016 में उरी हमला हुआ तो भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को उनके कैंपों में ही मार गिराया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंकवादी हमलों की घटनाएं, खासकर बड़े हमले, बहुत कम हुए। 2014 से पहले कश्मीर में रोजाना आतंकी घटनाएं होती थीं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी। अब वहां विकास की बातें होने लगी, सड़कें, बिजली, रोजगार। आतंकवादियों की भर्ती बहुत कम हो गई। 2014 के बाद से नक्सली हमलों की घटनाएं लगातार घटती गईं। सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार, ड्रोन और बेहतर ट्रेनिंग दी गई। विकास कार्यों को तेज किया गया। गांवों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार से नक्सलवाद कमजोर हुआ। 2023 तक आंतरिक मंत्रालय ने दावा किया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। पहले की तुलना में बड़े दंगे बहुत कम हो गए। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की मदद से अफवाहें फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होने लगी। राज्य सरकारों और केंद्र के बीच समन्वय बेहतर हुआ। अब आम लोग महसूस करते हैं कि सरकार आतंकवादियों को और गद्दारों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा बढ़ा है। लोग गर्व से कहते हैं, अब देश सुरक्षित हाथों में है।
पहले लोग बाजार, रेलवे स्टेशन, मंदिर या बड़े कार्यक्रमों में जाते हुए डरते थे कि कहीं कोई बम धमाका न हो जाए। अब वही लोग आत्मविश्वास से कहते हैं हमारा देश सुरक्षित है, सरकार सतर्क है। खासकर कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग अब धीरे धीरे सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। 2014 से पहले भारत आंतरिक सुरक्षा के मामले में कमजोर माना जाता था। आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगों ने लोगों को डरा रखा था। लेकिन 2014 के बाद भारत ने यह साबित कर दिया कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा और देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जाएगा। आज भारत की पहचान एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।